नमस्कार दोस्तों मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्जाम अफेयर्स चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे G20 है, आप लोग को पता ही होगा। G20 एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी क्या 20 कंट्रीज हैं, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको जान लेते हैं। तो जो G20 ग्रुप है इसको ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। 19 कंट्रीज इसमें है और एक यूरोपियन यूनियन है, मतलब मिला के पूरे 20 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है। तो 2022 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ग्रुप में 20 मेंबर हैं, यानी 20 कंट्रीज आप मान सकते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों ये है इसके मेंबर कंट्री जो कि G20 में मेंबर है। और G20 की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 26 सितंबर 1999 में। कब हुई थी दोस्तों? 26 सितंबर 1999 में। अभी इसके चेयरमैन कौन है? जोको विडोडो। G20 के चेयरमैन है जोको विडोडो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फिच रेटिंग शार्पली लोअर्स इंडियाज FY फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 7%। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिच नाम की एक संस्थान है उसने एक रिपोर्ट मतलब दिया है। उसमें इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 7% का अनुमान यहाँ पे इस रिपोर्ट में लगाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इसने लो डेटा बताया है, मतलब कि इन्होंने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा कम होगी और वो लगभग 7% की दर से होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 to 7% फ्रॉम 7.8% प्रोजेक्टेड इन जून 2022। तो हमने प्रोजेक्टेड क्या किया है 7.8% इसी साल जून 2022 में, लेकिन ये एक्चुअली में कितना होगा दोस्तों? 7%, ऐसा इस रिपोर्ट के हिसाब से माना जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिच रेटिंग ने हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का उसको भी कम करके इन्होंने दिखाया है, मतलब इनके मुताबिक कम होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 6.7% होगा और हमने अनुमानित कितना किया था? 7.4%। ये जो एजेंसी है ये एक्सपेक्ट करती है वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 2.4% 2022 में ग्रो करेगी और 2023 में जस्ट 1.7% ग्रोथ होगा पूरी वर्ल्ड की जीडीपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एयर इंडिया जो है टू बी रीब्रांडेड एज विहान.वी। तो दोस्तों एयर इंडिया ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है विहान.वी। इस प्लान के मुताबिक जो एयर इंडिया है वो आने वाले 5 समय में इन्होंने अपने लिए बहुत सारे टारगेट रखे हैं। जैसे एक टारगेट है ये अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करेंगे लगभग 30% डोमेस्टिक मार्केट में, और एयर इंडिया को डेवलप करने का भी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो ये इनका प्लान है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनके प्लान का क्या नाम है? विहान वी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इंडिया ने बीट किया है नेपाल को 4-0 से SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है। तो यहाँ पे दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन हाल ही में चल रहा था अंडर 17 का। ये कोलंबो में चल रहा था, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हो रहा था। तो वहाँ पे जो इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम है जो अंडर 17 की है, उन्होंने नेपाल को 4-0 से हरा के ये टाइटल अपने नाम किया है। और ये जो हुआ था 14 सितंबर 2022 में हुआ था। और जो इंडियन कैप्टन है फुटबॉल टीम की वनलाल पिका गोइट, ये जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का इन्होंने अवार्ड लिया है। और गोलकीपर साहिल, जो इस टीम में गोलकीपर है साहिल, वो जो है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड उनको मिला है। इंडिया जो है लास्ट वाला जो प्रीवियस सेशन था उसमें भी इंडिया ने जीता था नेपाल को हरा के 7-0 से, और ये हुआ था 31 अगस्त 2019। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप ये इस साल जो है इंडिया ने जीता है नेपाल को फाइनल में हराकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो रेसियल हेन्स है इन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट
फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर है, तो इन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से, और ये स्टेट क्रिकेट से भी अनाउंस रिटायर हो रही हैं। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 साल तक, यानी एक मोर सीजन जो सिडनी थंडर टीम है, कहाँ पे, बिग बैश लीग। जैसे भारत में IPL होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, BBL। तो वुमेन बिग बैश लीग जो है, उसमें ये अपने टीम यानी सिडनी थंडर के लिए ये एक और सीजन खेलेंगी। इन्होंने 3818 रन बनाए थे लगभग 150 इंटरनेशनल ओवर्स में, और इन्होंने ये जो रन है ये तीनों फॉर्मेट का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है, इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता पोर्टल। स्वच्छता पोर्टल क्या है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रेवियंस, तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता पोर्टल फॉर स्पेशल कैंपेन 2.0 ऑन 14 सितंबर 2022 को। तो ये दोस्तों ये कैंपेन 2022 को 14 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है, और ये शुरुआत कब होगी इस कैंपेन की? 2 अक्टूबर 2022, यानी गांधी जयंती इस साल जो है उस दिन इसकी शुरुआत होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंजीनियर्स डे जो है वो 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। आइए जानते हैं ये किस लिए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय इंजीनियर डे यानी नेशनल इंजीनियर्स डे, ये हर साल जो है 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है भारत में। ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? इंजीनियर स्टेट्समैन मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय, अ दीवान ऑफ द फॉर्मर मैसूर किंगडम। तो ये जो भारत में मैसूर किंगडम था उसके ये दीवान थे, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये जो है इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। ये इंजीनियर थे। चलिए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा राजा सगरा डैम इन मैसूर, द इंस्टॉलेशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इरिगेशन सिस्टम आर सम ऑफ सर एम विश्वेश्वराय मोस्ट वेल नोन अकम्प्लिशमेंट। तो इन्होंने डैम बनवाया है और इरिगेशन सिस्टम भी इन्होंने बनवाया था। तो ये इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कर्नाटका जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा एक कोटा, मतलब एक स्पेशल कोटा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किसमें? पुलिस की जो भी भर्ती है उसमें, किसके लिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए। जो भी ट्रांसजेंडर है उनके लिए कर्नाटका पुलिस भर्ती में, पुलिस से रिलेटेड जॉब में एक स्पेशल कोटा होगा, जिससे जो थर्ड जेंडर उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा पुलिस रिक्रूटमेंट में। और ये भारत का पहला स्टेट यानी पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए मतलब कि रिजर्वेशन लाया है। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो होगा वो 3484 पोस्ट के लिए होगा, जिसमें से 79 जो है वो रिजर्व किए जाएंगे ट्रांसजेंडर के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आने वाले समय में ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो झारखंड के सीएम जो हेमंत सोरेन है वो लॉन्च करेंगे झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 इन रांची, यानी जो झारखंड की जो कैपिटल है वहां पे ये झारखंड स्पोर्ट पॉलिसी 2022 लॉन्च होगी। दोस्तों हो चुकी है लगभग 13 सितंबर 2022 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ये लॉन्च किया। ये जो पॉलिसी है ये किस लिए है? ये रिड्यूस करेगी बॉटल नेक्स फ्रॉम द पाथ ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन एक्सेलिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। तो यहाँ पे जो भी एथलीट्स है जो भी इस स्टेट से, उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ आती है उसको सॉल्व करने का काम इस पॉलिसी की मदद से किया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है ये 5 साल के लिए बनाया गया है दोस्तों। इज द सेकेंड सच पॉलिसी फ्रेमवर्क इन झारखंड। तो ये जो है दूसरा ऐसा पॉलिसी बनाया गया है झारखंड में। इससे पहले भी 2007 में ये पॉलिसी लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो BLO ई पत्रिका लॉन्च करेगा। BLO ई पत्रिका यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, और ये 14 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? BLO ई पत्रिका। ये नया डिजिटल पब्लिकेशन है दोस्तों, आप मान सकते हैं एक वेबसाइट की तरह होगा, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं वो डायरेक्ट जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनसे संपर्क में रहेंगे, जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन में बढ़ावा हो।
तो ये जो न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनका नाम है राजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी है दोस्तों, तो जान लीजिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो ये एक स्वतंत्र बॉडी है, यानी स्वतंत्र एक आप बोल सकते हैं कि जैसे आयोग है जो किसके लिए जिम्मेदार है, जो पूरे भारत में फ्री और फेयर यानी बिना किसी भेद के निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये संविधान के आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और इसी दिन हम लोग भारत में नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। और यहाँ पे जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन, और ये थे 1950 से 1958 के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। रॉबिन उथप्पा जो है उन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट। तो यहाँ पे जो रॉबिन उथप्पा है 14 सितंबर 2022 को इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ओडीआई, टी20 टेस्ट और सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया है। तो इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू भारत के लिए 2006 में किया था। इन्होंने भारत के लिए 46 वनडे खेला है और 13 टी20 मैचेस खेले। दोस्तों देखा जाए तो रॉबिन उथप्पा को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो ये आगे भी बहुत कुछ कर सकते थे। तो इन्होंने ये मतलब इन्होंने ज़्यादा भारत के लिए नहीं खेला है, लेकिन जब भी खेला है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने 46 ओडीआई मैचेस में 934 रन्स बनाए हैं इंडिया के लिए, और 13 टी20 खेलते हुए इन्होंने 249 रन बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। यानी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। इस दिन फोकस किया जाता है किसके लिए? इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों ये एक्चुअली लोकतंत्र यानी जो लोकशाही है उसको पूरी दुनिया में कायम रखने के लिए, ये बढ़ावा देने के लिए ये मतलब कि मनाया जाता है। यानी जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग को पता ही होगा डिक्टेटरशिप ज़्यादातर जगह हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में पीस और डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था डेमोक्रेसी डे थ्रू द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2007 में एक रिजोल्यूशन के थ्रू पास किया था। और पहली बार जो है 2008 में 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो दार्जिलिंग का जू है, यानी जो दार्जिलिंग का जो जू है चिड़ियाघर, एडजस्ड द बेस्ट जू इन इंडिया। तो भारत में अगर बेस्ट जू की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दार्जिलिंग जू। चलिए देखते हैं। द पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये पूरा नाम है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दार्जिलिंग में इसको बेस्ट जू पूरे भारत में बताया गया है। अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई केम सेकेंड, और भारत में दूसरे नंबर पे ये पार्क है चेन्नई में। कहाँ पे है दोस्तों? चेन्नई में। और फॉलोड बाय द श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन इन मैसूर कर्नाटका, और जो थर्ड नंबर पे जू है वो मैसूर कर्नाटका में है। तो दोस्तों ये जो रैंकिंग लिस्ट है ये अभी हाल ही में रिलीज किया गया था सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा सितंबर 2022 में। और ये जो दार्जिलिंग का जू है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ जू है, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों 14 अगस्त 1958 को।
14 अगस्त 1958 को। तो दोस्तों आज जो था ये हमारा लास्ट था। इसी तरह के करंट अफेयर्स दोस्तों मैं इस चैनल पे लाते रहूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।